गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज फिर से अपने पुनः प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। आप लोग देखिएगा पीडीएफ नंबर 22 लेकर के। आज का जो टॉपिक है उसी के आगे का ये भी है अगला, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इसमें क्या है, रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक पदार्थ का पुनः प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको जैविक खाद के बारे में पहले भी बताया है कई पीडीएफों में, और जो इसका यूजेस होता है किस तरीके का होता है देखिएगा आप लोग। देखिए, जैविक कृषि प्रबंधन के अंतर्गत मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने का एक प्रमुख तरीका है। देखिए, जैविक कृषि प्रबंधन के अंतर्गत मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा, देखिए जो जैविक सिस्टम होता है, जैविक ऑर्गेनिक सिस्टम मैटर होता है, इसका मुख्य पर्पज होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, फसल के अवशेषों का प्रयोग, इसमें फसल और अन्य पौधों के अवशेषों को मिट्टी में दबा दिया जाता है तथा नेचुरल तरीके से धीरे धीरे सड़ने दिया जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल की उपजाऊपन या सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो कहने का मतलब मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि जो हमारे क्रॉप्स के बचे हुए अवशेष होते हैं, जो उनके मटेरियल्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, वेस्ट होते हैं, हम इनको किसी यूज में नहीं लेते हैं, उनको क्या करते हैं, पुनः मिट्टी में डालकर उनके अवशेषों को अपने प्रयोग में ले लेते हैं। इससे क्या है कि फसल और अन्य पौधों के अवशेषों को मिट्टी में दबा दिया जाता है। देखिए, फसल के बाद जैसे मान लीजिए अन्य में बहुत चीजें आ गई, जैसे पशुओं का मलमूत्र है वगैरह, जो भी सिस्टम होता है, इनको क्या करते हैं, हम मिट्टी में दबा दिया जाता है। इससे क्या है कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से, यानी कि जो हमारा नेचुरल सिस्टमेटिक तरीका है, इनसे धीरे धीरे ये सड़ने लगता है। सड़ के ये क्या करता है, इससे सड़ने के बाद सोयल में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, सोयल की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देता है। इसे देखिए, मैंने दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, मेजर वे टू इंक्रीज द अमाउंट। आप लोग इसको पढ़िएगा, इसको मैंने कम ही डिफाइन किया है क्योंकि ये काफी इजी है और इसको अधिक बताने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा है खरपतवार द्वारा पलवार करना। देखिए, जो वीड बाय मल्चिंग होता है, तो आप लोगों देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि मल्चिंग का मतलब क्या होता है, मल्च, यानी मल्चिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों को बताया था कि मल्चिंग क्या है, कि ठीक है। तो उसमें देखिए, जो मल्चिंग कई तरीके से होती है, जो हम पॉलीथीन से मल्चिंग कर देते हैं या फसलों के बचे हुए अवशेष करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बताया कि वीड बाय मल्चिंग की, खरपतवारों के पौधों से या खरपतवार जो के पौधे होते हैं उनको हम सुखा करके किस तरीके से जमीन को ढक देते हैं, जिससे क्या है कि इससे डायरेक्ट सनलाइट सॉइल पर ना पड़ करके मल्चिंग इनको रोक देता है, और रोकने के बाद कम ही सनलाइट जो जमीन को लेवल करता है, जिससे हमारा सीड अच्छी तरीके से जर्मिनेट करता है। तो देखिए इसमें क्या है, जैविक कृषि प्रबंधन के अंतर्गत कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों को सर्वप्रथम यह बताया जाता है कि खरपतवारों को खेतों में बिल्कुल ना पनपने दिया जाए। देखिए, जो हमारा एग्रीकल्चर साइंस का जो मुख्य पर्पज होता है, या एग्रीकल्चर साइंस जो हमारी एग्रोनॉमिक के अंतर्गत बताई जाती है कि ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक प्रबंधन के द्वारा इसका मुख्य पर्पज होता है कि जो भी कोई भी फसल उगाई जाए या कोई भी स्थान हो, वहां पे खरपतवारों को बिल्कुल ना पनपने दिया जाए। ठीक है, जिससे क्या है कि अगर कोई भी खरपतवार उग भी आता है किन्हीं कंडीशनों पर, तो हमको उनको हटा देना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण दिए गए, जैसे कि आपको बताता हूं, पर इंदौर में किए गए परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि इन खरपतवारों को उखाड़ने से पश्चात बाहर फेंकने के बजाय उसी खेत में भूमि की तरह ढकने के काम में लिया जाए, तो उससे फसल और मिट्टी दोनों को लाभ होता है। देखिए, जो यहाँ पे बताया गया कि हमारे इंदौर में बहुत से साइंटिस्टों ने और किसानों के द्वारा ये एक अनुमान लगाया गया कि अगर खरपतवार के जो पौधे होते हैं, इनको उखाड़ करके हम फेंक ना करके इनको किसी यूज में लिया जाए,
तो वो लोग फिर क्या करते थे कि इनके प्लांट को, खरपतवारों के प्लांट को निकालने के बाद उनको सनलाइट में सुखाने के बावजूद उनकी मल्चिंग कर देते थे। चाहे किसी फसल में मल्चिंग कर देते थे। मल्चिंग करने से क्या था कि फसल में अन्य और भी खरपतवार होने के कम चांसेस रहते थे। ठीक है, कम चांसेस रहते हैं। और भूमि में क्या है, मॉइस्चर की मात्रा भी मेंटेन रहती है। मॉइस्चर की मात्रा भी मेंटेन रहती है। इसी तरीके से देखिए जो बताया गया कि ज्ञात हुआ है, इन खरपतवारों को उखाड़ने के पश्चात बाहर फेंकने के बजाय इनको भूमि की सतह को ढकने के काम में लिया जाए। इससे मिट्टी और फसल और मिट्टी को लाभ होता है। देखिए फसल को तो लाभ ये हो गया कि मतलब अगर हम सॉइल में मॉइस्चर बनेगा और तो ऑटोमेटिक अच्छी फसल उगेगी। मिट्टी को क्या है कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से जो ऊपर के पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मतलब अपना अच्छी तरीके से काम कर देते हैं। क्योंकि खरपतवार उससे ताजा तथा हरा होता है, इसीलिए बहुत शीघ्रता से झड़ता है और भूमि की सतह पर जैविक पदार्थ भी बना रहता है देता है, जिससे न केवल पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है बल्कि मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है तथा मिट्टी में नमी की भरपूर मात्रा सबसे लंबे समय तक रहती है। यानी कि जो भी देखिए हम अगर किसी भी खेत में मल्चिंग सिस्टम अपना रहे हैं तो मल्चिंग का मतलब हो गया कि अगर हम मल्चिंग कर देते हैं तो इसमें फसल का भी या फसल अगर या डायरेक्ट हम मतलब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद भी मतलब पौधों को हटा करके मतलब एक मल्चिंग कर दी जाती है। इसमें अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा वेजिटेबल्स में मतलब प्लांट की रोपाई से पहले ही पॉलीथीन की मल्चिंग कर दी जाती है और इसमें बाई कट लगा करके लाइनिंग रो के माध्यम से पौधों को रोक दिया जाता है। बाकी जो भी टोटल खेत होता है वो मल्चिंग के अकॉर्डिंग यानी पॉलीथीन से ढका रहता है। बस वनली मतलब प्लांट के ही रूट की एरिया सिर्फ खोली जाती है जहाँ पे मतलब हम जो वाटर वगैरह इसकी सप्लाई मतलब पानी वगैरह की सिंचाई कर देते हैं। इससे क्या है कि सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट के अकॉर्डिंग भी उसमें सॉइल का मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है और प्लांट भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि मिट्टी में भरपूर मात्रा में मतलब लंबे समय तक मतलब काफी समय तक मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और इसमें देखिएगा आप लोग, और अगला है आपका थर्ड टॉपिक सीड ट्रीटमेंट विथ बायो फर्टिलाइजर, यानी जैव उर्वरकों की सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए उत्तम गुणवत्ता के बीज को उपलब्ध जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम है, जेक्टोबैक्टर है, एजोस्पेरम है, ट्राइकोडर्मा आदि द्वारा बीज और मिट्टी को उपचारित किया जाता है। देखिए इससे पहले में भी मैंने आपको एक पीडीएफ में भी बताया था बायो फर्टिलाइजर के बारे में, किस तरीके से इसका बायो फर्टिलाइजर का सीड ट्रीटमेंट करते हैं और इसको किन किन तरीके को द्वारा सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें देखिए ये जो मैंने बताया है इसमें फसल को वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। देखिए अगर हम इनके अकॉर्डिंग मान लीजिए जो हमारे राइजोबियम है, जेक्टोबैक्टर है, एंजियोस्पर्म है, ट्राइकोडर्मा है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें क्या है कि जो फसल की बुआई करते हैं तो उन फसल में क्या है जो हमको नाइट्रोजन की मात्रा मतलब उपलब्ध हो जाती है। इससे उत्पादन में काफी अच्छी ग्रोथ हो जाता है, मतलब उत्पादन भी इनका अच्छा होता है और भी इसमें क्या है कि डिजीज से बचाव किया जाता है। और जो हमारे रासायनिक फर्टिलाइजर्स की भी या रासायनिक फर्टिलाइजर की कमी का भी यह एक अच्छा विकल्प है। और इससे क्या है अगर हम कोई भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें मतलब कम रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कम रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। और देखिए इसमें दिया हुआ है कि बीजों को बीमारियों फफूंदीनाशक रोग से बचाने के लिए जो हमारा देखो फर्स्ट मतलब एनिमल्स के द्वारा निकला हुआ जो भी रहता है उसको क्या करते हैं उपचारित करके मतलब उसकी एक दवा बना दी जाती है। दवा के ही अकॉर्डिंग को हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार अधिकतर फफूंदीनाशक रोगों में फसल की सुरक्षा हो जाती है तथा इसके द्वारा उपचारित बीज बोने से फसल में क्या है कि वनस्पतिक वृद्धि भी अच्छी होती है। इसके देखिए वेजिटेटिव प्लांट भी अच्छी तरीके से बढ़ते हैं, फसल की टहनियाँ शाखाएं वगैरह। ठीक है, सोइंग ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सीड बाय ट्रेनिंग, आप लोग इसको पढ़िएगा। और देखिए आपका जो अगला टॉपिक है बेनिफिट ऑफ बायो फर्टिलाइजर,
तो देखिए बायो फर्टिलाइजर से क्या लाभ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो आपको मैंने बताया है, इसमें 5 टॉपिक मैंने बताया है बायो फर्टिलाइजर के। बायो फर्टिलाइजर जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। देखिए जो हमारा जैव उर्वरक है, अगर हम जैव उर्वरक के अकॉर्डिंग या जैविक खेती के अकॉर्डिंग खेती करते हैं, तो इसमें क्या है कि जमीन की सॉइल मतलब जो हमारी लैंड होती है, इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इस नंबर सेकंड है, इसके प्रयोग से जो हमारा जर्मिनेशन होता है वो भी जल्दी होता है, और पौधों की जो हमारी टहनियाँ जो मैंने बताया ना, वानस्पतिक भागों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तथा जो भी जर्मिनेट के समय जो मतलब टहनियों में जो हमारी शाखाएं निकलती हैं, वो भी उनका फुटाव भी अच्छी तरीके से होता है। और थर्ड है, यह रासायनिक खादों का विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस का लगभग 15 से 25% हिस्से की आपूर्ति करता है। इसमें देखिए जो कहा गया है कि यह केमिकल्स मैन्योर का एक विशेष रूप से, इसमें क्या है कि अगर बात करते हैं कि रासायनिक की, अगर हम इसमें डायरेक्ट रासायनिक खाद ना दे करके, इसमें क्या है कि हम मतलब एक जैव अकॉर्डिंग क्लाइमेट वायुमंडल के अकॉर्डिंग ही हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, और फास्फोरस का लगभग 15 से 25% हिस्से की भी आपूर्ति हो जाती है। और इसमें क्या है कि नाइट्रोजन के साथ साथ में फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाती है। नंबर 4 है आपका, मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ ह्यूमस में वृद्धि, मिट्टी की भौतिक और रासायनिक स्थिति में सुधार होता है। देखिए अगर मिट्टी में हम ऑर्गेनिक सिस्टम अपना रहे हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सॉइल का जो हमारा नेचुरल बी सिस्टम और केमिकल सिस्टम, यानी कि प्राकृतिक तरीका, भौतिक और फिजिकल और केमिकल दोनों तरीकों में क्या होता है, अच्छा सुधार होता है, जिससे क्या है कि किसान अच्छी फसल ले सकता है। और नंबर 5 है, इसके प्रयोग से फसलों में लगभग 10 से 15% उत्पादन में वृद्धि होती है। देखिए ये तो भी स्वाभाविक है, अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम बायो फर्टिलाइजर के अकॉर्डिंग का अपना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम अधिक केमिकल्स का यूज तो किए नहीं है, या किसान अधिक केमिकल्स का यूज करता नहीं है, तो इसमें क्या रहता है कि किसान को अगर बायो फर्टिलाइजर के अकॉर्डिंग या जैविक खेती के अंतर्गत अगर खेती अपनाई जाती है, किसी भी प्रकार का रासायनिक यूज नहीं किया जाता है, तो किसान को 10 से 15% मतलब प्रोडक्शन क्या होता है, फसल का अच्छा होता है, ठीक है। और आपका है जैसे सीड ट्रीटमेंट विद बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, जैव उर्वरकों का उपचार किस तरीके से, उत्तम गुणवत्ता बीज को उपलब्ध जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम है, जेक्टोवेक्टर है, ठीक है, ये जो स्पोरम और जैसा मैंने बताया है कि इस तरीके से मिलकर क्या है उपचारित कर दिया जाता है, जिससे मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाता है, और सॉइल को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। देखिए जो बायो फर्टिलाइजर सिस्टम है हमने आपको बताया है, तो बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत जो भी हमारी अधिक, जैसे मान लीजिए कोई भी सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें क्या है अधिक रोग, फसल में अधिक रोगों का प्रकोप नहीं हो पाता है, अधिक इंसेक्ट नहीं लग पाते हैं, अधिक इंसेक्टों का प्रकोप नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि किसान को अधिक लाभ होता है। और जैसे कि यहाँ पे बताया कि जो हमारे फफूंदी नाशक रोगों से फसल की सुरक्षा हो जाती है, तथा उर्वरकों द्वारा, देखिए जो अगर हम बायो फर्टिलाइजर सिस्टम अपना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि फफूंदी नाशक रोगों से सुरक्षा हो जाती है, और इससे क्या है उर्वरकों द्वारा उपचारित बीज बोने से मतलब वेजिटेटिव प्लांट भी उनकी मतलब टहनियाँ, वानस्पतिक भाग भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कुछ ही स्टूडेंट हैं जो रेगुलर जो भी वीडियो अपलोड की जाते हैं इनको देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और कोई टॉपिक या कोई भी पीडीएफ अगर समझ में ना आया हो तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में शोइंग ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कन्वर्ट कर दिया है, और इसको पढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।